हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू ऑफ एसी और डीसी वैल्यू ऑफ एसी। अपने लास्ट टॉपिक में हमने एसी जनरेटर किया था, थोड़ा सा उसको हम लेते हैं और फिर हम आज की डेरिवेशन करेंगे। तो एसी जनरेटर में क्या होता है कि टू अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होता है इस डायरेक्शन में, और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉयल, जिसे हम आर्मेचर कॉयल कहते हैं, वो इस तरीके से रोटेट करती रहती है। और जब ये रोटेट करवाते हैं हम इस कॉयल को, तो इस कॉयल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है और इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है उसका हमने फॉर्मूला डेरिव किया था, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी आया था इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो यानी कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। और अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं टाइम और ईएमएफ के बीच में, तो ये ग्राफ साइनोसॉइडल आता है। दैट मीन्स ईएमएफ की वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, जीरो हो रही है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, फिर जीरो हो रही है। इसी तरह से अगर हम यहाँ करंट की वैल्यू देखें, मान लिया हमने इसे एक आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने इस ईएमएफ को हमने जोड़ रखा है, तो यहाँ करंट जो फ्लो करेगा इस लोड रेजिस्टेंस में, तो वो करंट भी इसी तरीके से फ्लो करेगा, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर रखा है लोड में, तो यहाँ करंट की वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट जो है वो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो करंट की हमें मीन वैल्यू देखनी है, एक एवरेज वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर अगर हम पूरी साइकिल के लिए देखें, साइकिल क्या होती है कि आपने करंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जितनी देर में ये पूरी की पूरी जो कॉइल है एक चक्कर पूरा कर लेती है, जहाँ से चली है ये वहीं की वहीं आ जाती है, तो उसे बोलते हैं वन साइकिल। या उसका हम टाइम पीरियड को दिखाते हैं टी तक, टी से दिखाते हैं। तो ये टी टाइम पीरियड है। अगर आपने यहाँ टाइम ले रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो टाइम कितनी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल टी के इक्वल, जहाँ कैपिटल टी होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ पर देखो ओमेगा स्मॉल टी आ रहा है, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू है कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और यहाँ हाफ साइकिल के लिए, इतनी को हम बोलते हैं हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए आपके पास में टाइम कितना हो जाता है t/2, यानी कि पाई बाई ओमेगा। और अगर यही आपने टाइम की जगह यहाँ पर एंगल ले रखा होता, एंगल किस किस चीज़ के बीच का, इस कॉइल की एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, जो हम थीटा से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा, थीटा की जगह पे ही यहाँ ओमेगा टी आता है। तो यहाँ पर जाने पर एंगल कितना हो जाता है, पूरा पूरा 360 डिग्री, और यहाँ पे कितना रहता है 180 डिग्री। अगर हम पाई की टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पाई और यहाँ 2 पाई। तो हम दोनों ही तरह से अगर करंट के लिए ग्राफ खींच सकते हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ से लेकर जीरो से लेकर टी टाइम तक या 360 डिग्री घूमने तक, कॉयल जब तक 360 डिग्री नहीं घूम जाती इस आर्मेचर कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तब तक के लिए अगर हम पूरी साइकिल के लिए हम एवरेज देखें, करंट का एवरेज देखें कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कितना आएगा जीरो। क्योंकि जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी कर रहा है। और एक्चुअली ये जो एवरेज वैल्यू है ये अमाउंट ऑफ चार्ज है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पे एसी की जगह हमने डीसी कोई बैटरी लगा रखी होती, तो सेम टाइम में सेम इफेक्ट जनरेट करने के लिए वो कितना चार्ज फ्लो करवाती, उसी को हम बोलते हैं उसकी डीसी वैल्यू। ठीक है, इस एसी की डीसी वैल्यू। तो डीसी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज एक डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपके पास में ये लोड रेजिस्टेंस है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये पी से क्यू की तरफ जा रहा है चार्ज या करंट। लेकिन जैसे ही यहाँ साइकिल चेंज होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की और करंट दोनों की डायरेक्शन क्यू से पी की तरफ हो जाती है। और ये बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार किसी सेम वायर में जब एसी करंट फ्लो करता है तो वो कभी एक डायरेक्शन में जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, फिर सेम डायरेक्शन में जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और
उसकी वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जीरो से एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं आई नोट या पीक वैल्यू, ठीक है। फिर वापस जीरो आ रही है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है माइनस आई नोट तक, फिर जीरो तक आ रही है, और ये पूरी एक साइकिल है। तो पूरी साइकिल के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज जा रहा है हाफ साइकिल में, उतना ही वापस भी आ रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में। दैट मीन्स फॉर कंप्लीट साइकिल आई की जो एवरेज वैल्यू है, करंट की एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू है, आई मीन बोल देंगे, ठीक है। और डीसी वैल्यू है, इसे आई डीसी भी कह सकते हैं, वो कितना होगा, जीरो, ठीक है। ये आपको सिंपली दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक हाफ साइकिल के लिए देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखें कि करंट की वैल्यू कितनी है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ यहाँ पर, इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम चलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट की मीन वैल्यू या डीसी वैल्यू हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मुझे ये भी साफ करना पड़ेगा। तो करंट की मीन वैल्यू देखनी है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। इस तरफ हमने मान लिया एंगल ले रखा है कॉइल का विद मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया है, और इधर जो है हमने करंट की वैल्यू ले रखी है। तो ग्राफ इस तरीके से आता है, आपको पता है आई इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया था आई नोट साइन ओमेगा टी, या इसी को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नोट साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू जीरो से लेकर 2 पाई तक वेराई होती है एक पूरी साइकिल के लिए, एक कॉइल के एक चक्कर के लिए, और हाफ साइकिल के लिए जीरो से लेकर पाई तक। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आई की एवरेज वैल्यू देखनी है। तो एवरेज निकालने का इंटीग्रेशन मेथड क्या है। अगर आपको करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है या डीसी वैल्यू निकालनी है, तो आपको देखो कहाँ से कहाँ तक निकालनी है। आपको निकालनी है जीरो से लेकर पाई तक। तो एंगल जो थीटा है वो जीरो से लेकर पाई तक चेंज हो रहा है। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट पाई। किस चीज़ की एवरेज वैल्यू निकालनी है आपको, करंट आई की एवरेज वैल्यू निकालनी है। किस चीज़ की रेस्पेक्ट में निकालनी है, थीटा की रेस्पेक्ट में। अगर आप चाहें तो इसे डेरिवेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ टाइम की रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। अगर आप टाइम की रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो यहाँ पर टाइम की लिमिट रखते हैं, टाइम इज इक्वल टू जीरो से लेकर t/2, क्योंकि यहाँ पर हाफ टाइम पीरियड हो गया, तो टाइम पीरियड हो जाता है यहाँ पर इस प्लेस पर t/2। तो t/2 रख देते हैं और तब यहाँ लिख देते i और यहाँ पे dt। तब हम इसे इंटीग्रेशन को ऐसे सॉल्व करते, इसकी जगह ये आता। तो फिलहाल हम टाइम की जगह पर हम एंगल की रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो फिर से सुन ले, किसी चीज़ की एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका, करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालनी है, तो जीरो से लेकर पाई तक हमने रखा, उसकी लिमिट्स रख दी। किस चीज़ की रेस्पेक्ट में है, एंगल के रेस्पेक्ट में है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम माइनस करेंगे और वो यहाँ डिवाइड में रख देंगे, 1 के अपॉन में रख देंगे। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट जीरो, तो पाई में से जीरो गया पाई, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो आई एवरेज इज इक्वल टू, आई की वैल्यू रख दो आप आई नोट साइन थीटा, तो 1/पाई इंटीग्रेशन आई नोट साइन थीटा डी थीटा, जीरो से लेकर पाई तक ये लिमिट्स हो गई। आई नोट इज़ कॉन्स्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू आई नोट डिवाइडेड बाई पाई। इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का होगा, साइन थीटा का। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कोस थीटा, और इसकी लिमिट्स आ जाएंगी, लोअर लिमिट यहाँ पर, अपर लिमिट यहाँ पर। तो इज इक्वल टू आई नोट अपॉन पाई, पहले अपर लिमिट रख देंगे तो माइनस का कोस पाई, फिर लोअर लिमिट रखेंगे और माइनस लगाएंगे, एक माइनस यहाँ पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है,
कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो आई की एवरेज वैल्यू आ जाएगी 2I0/पाई, और 2 में अगर हम पाई से डिवाइड करेंगे तो 0.637 ये वैल्यू आती है। तो आई की एवरेज वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल वो कितनी आती है, 0.637I0 या 2/पाई I0।